हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं परागकोश स्फुटन कि परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। यदि हम परागकोश स्फुटन की बात करते हैं तो जो ये परागकोश होता है इसकी जो ये भित्तियां हैं इनको फटने को ही हम क्या कहते हैं, परागकोश स्फुटन कहते हैं। कि एक परिपक्व परागकोश है, उसकी भित्तियां हैं वो फटती हैं, वही क्या कहलाता है, परागकोश स्फुटन कहलाता है। लेकिन अब ये फटता कैसे है, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। परागकोश स्फुटन में जो अहम भूमिका निभाती है उसका नाम है ओस्ट सेल। कौन सी सेल है? ओस्ट सेल। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि परागकोश की एंडोथीसियम। कौन सी पराग? एंडोथीसियम अंतःस्थिसियम परागकोश स्फुटन में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ये सेल इसी परत पर पाई जाती है। एक परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने को ही क्या कहा जाता है, परागकोश स्फुटन कहा जाता है। उक्त क्रिया ओस्ट सेल के द्वारा संपादित होती है। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है तो टेपिटम स्तर, कौन सा? टेपिटम स्तर और मध्य स्तर, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता जाएगा वैसे वैसे टेपिटम स्तर और मध्य स्तर दोनों ही परतें या फिर दोनों ही स्तर नष्ट होते जाते हैं। केवल और केवल दो परतें शेष बचती हैं। एक तो है एपिडर्मिस और दूसरी है एंडोथीसियम। जब हमने परागकोश का प्रवर्धन पढ़ा था, परागकोश के प्रवर्धन में बताया था कि परागकोश में 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मध्य स्तर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम स्तर कोश तक कहा जाता है इसको। ठीक है, अब जो एंडोथीसियम है इस पर अल्फा सेल्यूलोज की परतें पाई जाती हैं। किसकी? अल्फा सेल्यूलोज की पट्टी बोल सकते हैं या फिर हम परतें कह सकते हैं। अब जो ये अल्फा सेल्यूलोज की जो पट्टी है ये जल ह्रास के कारण खिंचाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? खिंचाव। एंडोथीसियम पर जो अल्फा सेल्यूलोज की जो यू आकार की पट्टियां पाई जाती हैं वो जल ह्रास के कारण खिंचाव उत्पन्न करती हैं, जिससे ओस्ट सेल, कहां है ये रे, जिससे ओस्ट सेल पर दबाव पड़ता है और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं, फिर इसका चित्र बनाएंगे कि परागकोश स्फुटन क्या है। कि एक परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने को ही क्या कहा जाता है, परागकोश स्फुटन कहा जाता है। उक्त क्रिया ओस्ट सेल के द्वारा संपादित की जाती है। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व होता है वैसे वैसे टेपिटम स्तर और मध्य स्तर दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। केवल एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा और एंडोथीसियम मतलब अंतःस्थिसियम ही शेष रहते हैं। अब जो एंडोथीसियम है इस पर अल्फा सेलुलोज की जो पट्टी पाई जाती है या परत पाई जाती है, यह जल ह्रास के कारण खिंचाव उत्पन्न करती है,
जिससे ओस्ट सेल या फिर स्टोमियम सेल पर दबाव पड़ता है, जिससे परागकोश का स्फुटन हो जाता है। परागकोश स्फुटन में इस तरह से चित्र बनाएंगे। ये तो हो जाएगी हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस और फिर उसके बाद ये हो जाएगी एंडोडर्मिस या फिर एंडोथीसियम। केवल ये दो ही परतें शेष बचती हैं। यहाँ पर यूजी रहता है कनेक्टेड, ये यूजी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये स्टोमियम सेल हो जाएंगी। इस तरह से हम परागकोश स्फुटन का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर परागकोश के दोनों कोष्ठ हो जाएंगे। पहला कोष्ठ ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो दोनों पाली हैं ये क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडोथीसियम जो होती है, यहाँ पर क्या होती है, स्टोमियम सेल होती है, उस पर दबाव पड़ता है, जिससे ये क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परागकोश स्फुटन की विधियां कौन कौन सी हैं। परागकोश स्फुटन की विधि 4 है यहाँ पर। ठीक है, परागकोश स्फुटन की विधि मेथड या फिर टाइप 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। पहला टाइप है अनप्रस्थ, नाम से समझ में आएगा। ठीक है, अनप्रस्थ मतलब यहाँ पर जो परागकोश की पाली है वो परागकोश अक्ष के अनप्रस्थ रूप से क्या होंगी, स्फुटित होंगी। ठीक है, तो अनप्रस्थ में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये यहाँ पर परागकोश है, ये परागकोश की पाली हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परागकोश की जो अक्ष है वो ये है। ठीक है, ये वाले, ये परागकोश की अक्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अनप्रस्थ विधि। अनप्रस्थ विधि में क्या होगा, जो परागकोश की पाली है वो परागकोश अक्ष के अनप्रस्थ रूप से स्फुटित होंगी। तो अनप्रस्थ रूप से कैसे होंगी, ये इस तरह से स्फुटित हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा अनप्रस्थ रूप। जैसे मान के चलो ये है क्या, परागकोश की अक्ष है, यदि इसके अनप्रस्थ जाना है, क्षैतिज में जाना है, तो इसी तरह से तो चलेंगे, ये है क्षैतिज। ठीक है, अनप्रस्थ रूप से हो जाएगा इस तरह से। तो एग्जाम्पल होता है यहां पर तुलसी, दूसरी है यहां पर लंबवत। तो लंबवत में क्या है, ये परागकोश की अक्ष हो जाएगी, ये परागकोश की पाली हो जाएंगी। तो ये अक्ष है, तो इस अक्ष के लंबवत स्फुटित होंगी, तो लंबवत ये हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये अक्ष है तो लंबवत इस रूप से। तो यहां पर एग्जाम्पल है धतूरा,
कपास, गुड़हल, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा है छिद्रमय। छिद्रमय मेथड में क्या होता है कि जो ये परागकोश है, तो परागकोश के शीर्ष पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं, ठीक है। तो इन छिद्रों से परागकण है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है तीसरे का, एग्जाम्पल मकोई, आलू और बैंगन। यदि हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा है कपाटीय। कौन सा है? कपाटीय। कपाटीय में क्या होता है कि जैसे ये परागकोश है, तो इस परागकोश में कपाट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कपाट। एक या दो कपाट बन जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। इन कपाटों से ही परागकोश, वो परागकण है वो बाहर निकलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है दालचीनी और बारबेरी, ठीक है। फिर से देखते हैं हम परागकोश स्फुटन की विधियां, मेथड 4 प्रकार से। पहली है अनप्रस्थ। इसमें क्या होगा, जो परागकोश की पाली है वो परागकोश अक्ष के क्षैतिज रूप से या फिर अनप्रस्थ रूप से क्या होंगे? स्फुटित होंगी, ठीक है। अब हम बात करें लंबवत, तो लंबवत में क्या होता है कि जो परागकोश की अक्ष है उसके लंबवत स्फुटित होती है, ठीक है। ये हमारी अक्ष हो जाएगी, तो ये लंबवत रूप से क्या हो जाएंगी? स्फुटित हो जाएंगी। अनप्रस्थ का एग्जाम्पल तुलसी है, लंबवत में धतूरा, कपास, गुड़हल। छिद्रमय में क्या हो जाएगा कि परागकोश का जो शीर्ष है उस पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा मकोए, आलू और बैंगन। कपाटीय में क्या होता है कि जो परागकोश है उसमें एक या दो कपाट बन जाते हैं, उन कपाटों से ही परागकण बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल दालचीनी और बारबेरी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।